तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आज के वीडियो सीरीज हम लेके आ चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क के वन शॉट वीडियो को, जिसमें आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉप 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कंप्लीट आंसर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने मशीन लर्निंग के वीडियो में अच्छा खासा प्यार दिखाया और उस मोटिवेशन का कहीं ना कहीं आउटपुट आपको मिल रहा है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरीके से अपने प्यार को बनाए रखिए ताकि और भी अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, अगेन वही चीज करेंगे, आठों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक लाइन एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगे कि आप कंप्यूटर नेटवर्क के चीजों को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये जो चीजें हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिससे कि वहां पे जो चीजें हैं आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बेहतर से बेहतरीन ग्रेड आप हासिल करें, तो बने रहिएगा इस सीरीज में। ठीक है, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक्सप्लेन द OSI reference model and draw a neat diagram and explain the function of all the 7 layers। यानी हमें क्या करना है, हमें OSI रेफरेंस मॉडल को बताना है, एक्सप्लेन करना है प्रॉपर डायग्राम के साथ, और हर एक फंक्शंस को हमें बताने हैं, जितने भी लेयर्स हैं उनके प्रॉपर फंक्शंस को हमें लिखना है। ठीक है, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करिएगा आप लोग, क्योंकि टेक्स्ट इसमें थोड़ा छोटा छोटा है और मैंने इमेजेस के माध्यम से ही चीजों को क्रिएट कर दिया है, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। और ये सारी चीजें बाय द हेल्प ऑफ एआई ही संभव हो पाया, आप समझ सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं आप उनको अच्छी तरीके से यूज करना सीखिए। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। कह रहा है कि द ओएसआई स्टैंड फॉर द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय आईएसओ to standardize the function of a telecommunication or computing system without requiring the changes to the underlying hardware and software। यानी जो आपका OSI है वो एक रेफरेंस मॉडल है, वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो डेवलप किया गया है किसके द्वारा, आईएसओ के द्वारा। ठीक है, किस चीज के लिए, टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम के लिए, बिना किसी चेंजेस के रिक्वायरमेंट के, जिससे कि हम उनके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को सही तरीके से अंडरलाइन कर पाए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द ओएसआई मॉडल हैज 7 लेयर। यानी ओएसआई मॉडल के पास कितने लेयर हैं, ओएसआई मॉडल के पास 7 लेयर हैं। हर एक लेयर परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन को और प्रोवाइड करता है सर्विसेज को टू द लेयर। ओके, जो कि आपके फिगर के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, यानी हर एक लेयर के पास अपना खुद का फंक्शन होता है, हर एक लेयर के पास अपना खुद का काम होता है। आप देख सकते हैं 7 लेयर आपके सामने दिए गए हैं। पहला आपका फिजिकल लेयर, दूसरा डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने एरोज भी दिख रहे हैं। जिस तरीके से फिगर आपको दिख रहा है एज इट इज सेम टू सेम आपको इसी तरीके से फिगर बनाना है। यहाँ पे आपका सेंडर है जो कि आपका ट्रांसमिट करता है सिस्टम को, यहाँ पे रिसीवर है जो रिसीव करता है सिस्टम को। आप देख सकते हैं डेटा यूनिट में डेटा डेटा डेटा, यहाँ पे सेगमेंट, यहाँ पे पैकेट, यहाँ पे फ्रेम्स के रूप में, यहाँ बिट्स के रूप में। यहाँ पे जो चीजें हैं बिट्स के रूप में, यहाँ फ्रेम के रूप में, यहाँ पैकेट, यहाँ पे सेगमेंट, यहाँ डेटा डेटा डेटा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट आपको दिखने होंगे, जिसमें कह रहा है कि द ओएसआई मॉडल डिवाइड्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू 7 लेयर। यानी जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है उनको जो ओएसआई मॉडल होता है वो 7 लेयर में डिवाइड करता है। ठीक है, ईच लेयर हैज a specific function and communication with adjacent layer। यानी हर एक लेयर के पास अपना खुद का फंक्शन होता है और वो कम्युनिकेट करता है एक एडजेसेंट लेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रबल शूटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क ऑपरेशन। यानी ये जो आपका नेटवर्क के ऑपरेशन हैं, जो नेटवर्क का स्टैंडर्डाइजेशन है, इनको समझने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है, उसमें ये मदद करता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा फ्लोज फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर एट द सेंडर एंड फ्रॉम द फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर एट द रिसीवर। यानी रिसीवर पे जो डेटा है वो एप्लीकेशन लेयर से निकल के फिजिकल लेयर पे जाता है, और फिजिकल लेयर से निकल के जो डेटा है वो रिसीवर पे जाता है एप्लीकेशन लेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सारे लेयर्स के फंक्शंस आपके सामने यहाँ मेंशन किए गए हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, आपके सामने ये चीजें लिख रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। सबसे पहले आपको ऊपर में एप्लीकेशन लेयर दिखा गया, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। आपको इस तरीके से याद रखना, चीजें जल्दी याद होंगी। ठीक है, तो पहले मैं बात करूं फिजिकल लेयर की, तो ये ट्रांसफर करता है रोड बिट को ओवर द फिजिकल मीडियम, यानी फिजिकल मीडियम के अकॉर्डिंग। एंड ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोसीजरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन को। जैसे एग्जांपल आपका केबल हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया, मॉडेम हो गया, ये फिजिकल लेयर के अंदर आते हैं। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो यहाँ पे नोड टू नोड डिलीवरी होता है,
और ये फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन यहाँ पे शामिल होता है इसके अंदर, एंड फ्लो कंट्रोल शामिल होता है। ये यूज करता है मैक एड्रेसिंग को, जैसे एग्जांपल आपका इथरनेट है, पीपीपी है, एसडीएलसी है। तीसरा हमारा है नेटवर्क लेयर। ये आपका लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग होता है पैकेट का, जहां से जो रिसोर्सेस होते हैं सोर्सेस टू डेस्टिनेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये पाथ सिलेक्शन होता है और ट्रैफिक कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल आपका आईटी इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, आईसीएमपी हो गया, एआरपी हो गया, ये चीजें। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल नाम से आपको पता लग रहा होगा, ये प्रोवाइड करता है इन टू इन कम्युनिकेशन को, ठीक है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग ऑफ डेटा, यानी जो डेटा है उसके सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग उसको करने का काम करता है। एरर कंट्रोल के अंदर, फ्लो कंट्रोल एंड रिलेबिलिटी के अंदर ये इसका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का अहम रोल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें टीसीपी, यूडीपी, ठीक है। पांचवा हमारा सेशन लेयर है, जो कि आपका एक कह सकते हैं एस्टेब्लिश एंड मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन बिटवीन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के बीच में ये इन चीजों को एस्टेब्लिश करने का और जो मैसेजेस होते हैं उनको मैनेज करने का और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनमें मदद करता है, ठीक है। एंड ये कंट्रोल करता है डायलॉग को एंड सिंक्रोनाइजेशन को, एंड ये परफॉर्म करता है चेक पॉइंट को और रिकवरी को इन द केस ऑफ फेलियर, यानी फेल हो जाता है अगर सिस्टम तो उसमें रिकवरी का काम भी सेशन लेयर कर देता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो ये हैंडल करता है डेटा के रिप्रेजेंटेशन को, इंक्रिप्शन को एंड कंप्रेशन को, ठीक है। एंड ये इंश्योर करता है इज इन अ फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल बाय द एप्लीकेशन लेयर, यानी ये जो एप्लीकेशन लेयर है वो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं। जैसे एग्जांपल इसका जेपीईजी, एस्की, एमपीईजी, एसएसएल, टीएलएस, ओके। अगला हमारा है एप्लीकेशन लेयर, तो ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्विसेज को डायरेक्टली टू द यूजर एप्लीकेशन, जैसे आपका एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस, टेलनेट, एसएनएपी, ये सारी चीजें हैं। एंड इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड नेटवर्क, यानी यूजर और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, एप्लीकेशन लेयर करता है, ठीक है। एडवांटेजेस दिए गए हैं ओएसआई मॉडल के, ये स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेटवर्क फंक्शन, मॉडुलर स्ट्रक्चर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, यानी इसको समझना और मेंटेन करना आसान होता है। ये मदद करता है ट्रबल शूटिंग के लिए बाय द आइसोलेटिंग द प्रॉब्लम इन द स्पेसिफिक लेयर, एंड ये अलाउ करता है डिफरेंट वेंडर्स को टू डेवलप द कंपेटिबल प्रोडक्ट, ओके। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा कह रहा है कि एक्सप्लेन द टीसीपी आईपी मॉडल एंड कंपेयर द टीसीपी आईपी मॉडल विद द ओएसआई मॉडल, एंड टीसीपी आईपी मॉडल क्या है और कंपेयर करना है, हमें बताना है डिफरेंस ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल के बीच में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि टीसीपी आईपी मॉडल, दैट मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इज अ प्रोटोकॉल सूट डेवलप्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी ये जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल सूट है जो डेवलप हुआ किसके द्वारा, यूएस, जो आपका यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर यानी इट इज अ 4 लेयर मॉडल, यानी ये एक 4 लेयर मॉडल है जिसका यूज हुआ किसके अंदर, इंटरनेट एंड मोस्ट मॉडर्न नेटवर्क के अंदर, ठीक है। यानी आज के दौर पे जो हम इंटरनेट और मॉडर्न नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसके अंदर टीसीपी-आईपी मॉडल का ही यूज हो रहा है, ठीक है। 4 लेयर में इसको डिवाइड किया गया। पहला आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर होता है जिसे लिंक लेयर भी बोला जाता है, दूसरा इंटरनेट लेयर होता है, तीसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा एप्लीकेशन लेयर। नेटवर्क लेयर की बात करें हम लोग तो ये हैंडल करता है डेटा ट्रांसफर ओवर द फिजिकल नेटवर्क, यानी फिजिकल नेटवर्क के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है उनको ये हैंडल करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि फ्रेमिंग, मैक एड्रेसिंग, एरर डिटेक्शन, इन चीजों के लिए भी नेटवर्क लेयर काम करता है। वर्किंग विद द डिवाइस ड्राइवर्स एंड फिजिकल हार्डवेयर, यानी ये डिवाइस ड्राइवर और फिजिकल हार्डवेयर के साथ क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। ये इंक्लूड करता है इथरनेट को, पीपीपी को, वाईफाई को, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। दूसरा हमारा इंटरनेट लेयर, तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ पैकेट, यानी यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग एंड जो पैकेट का जो राउटिंग है वो होता है। एंड इट डिटरमाइन द पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन, यानी डेटा ट्रांसमिशन के पाथ को ये डिटरमाइन करने का काम करता है। एंड ये यूज करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को, आईसीएमपी को, एआरपी को, ओके। तीसरा हमारा था ट्रांसपोर्ट लेयर, ये प्रोवाइड करता है इन टू इन कम्युनिकेशन को, सेगमेंटेशन, रीअसेंबलिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एंड ये इंक्लूड करता है टीसीपी एंड यूडीपी को, ओके। अगला हमारा आता है एप्लीकेशन लेयर, ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्विसेज को डायरेक्टली टू द यूजर एप्लीकेशन, यानी जो यूजर है उनको डायरेक्टली ये प्रोवाइड करने का काम करता है सर्विसेज को। ये इंक्लूड करता है प्रोटोकॉल को जस्ट लाइक एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस, टेलनेट, एसएनएपी एक्सेट्रा। एंड इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द नेटवर्क, यानी एप्लीकेशन लेयर वही है, यूजर और जो नेटवर्क है उनके बीच के इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए गए हैं, कह रहा है कि टीसीपी-आईपी मॉडल इज अ प्रैक्टिकल मॉडल यूज्ड इन रियल नेटवर्क, यानी टीसीपी-आईपी मॉडल एक प्रकार का प्रैक्टिकल मॉडल है जिसका यूज रियल वर्ल्ड जो नेटवर्क है उनके अंदर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट हैज 4 लेयर वेल ओएसआई हैज 7 लेयर, यानी इसके पास 4 ही लेयर होता है टीसीपी के अंदर, लेकिन ओएसआई के पास 7 लेयर होता है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्रोटोकॉल इन टीसीपी आईपी सूट आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर हार्डवेयर, यानी ये किसी भी पर्टिकुलर हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं रहता, ठीक है ना। एंड इट इज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का फाउंडेशन जो है वो टीसीपी आईपी मॉडल ही है। ओके, अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, आप इस डायग्राम को भी यहाँ पे ऐड करिएगा इसके जस्ट नीचे, जिसमें आपको टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग कंपैरिजन बताया गया है। जैसे यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल वाला है, यहाँ पे ओएसआई वाला है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर देख सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर ये 3 लेयर को बना के बन रहा है। यहाँ पे ओएसआई के 3 लेयर को मिला दिया गया, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर बना, जैसे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ये कंबाइन कर दिया गया। और यहाँ पे जो आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर है, उनमें ये 2 लेयर को कंबाइन किया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस दिया गया है। जैसे हम बेसिक की बात करें ओरिजिन की, तो ये डेवलप्ड हुआ बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा टीसीपी आईपी मॉडल को डेवलप किया गया। और ओएसआई मॉडल को जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, इसके द्वारा डेवलप किया गया। नंबर ऑफ लेयर्स की बात करें तो टीसीपी आईपी के पास 4 लेयर होते हैं और ओएसआई के पास 7 लेयर होते हैं। लेयर के नाम बताए गए हैं, यहाँ पे आप इन नाम को देख सकते हैं। सर्विस टाइप की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है दोनों कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस, यानी टीसीपी और यूडीपी दोनों सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। और ओएसआई जो होता है वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज को, प्रोटोकॉल को और इंटरफेसेस को क्लियरली। ओके, अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेशन की बात करें तो ये सपोर्ट करता है दोनों कनेक्शन ओरिएंटेड को भी और कनेक्शन लेस को भी, और ये केवल और केवल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को ही सपोर्ट करता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में। स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो डीओडी मॉडल नॉट स्ट्रिक्टली स्टैंडर्डाइज्ड, यानी डीओडी मॉडल, और ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो इंटरनेशनल आपका जो स्टैंडर्ड होता है ISO 7498 यहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो ये वाइडली यूज होता है इन द इंटरनेट एंड रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स, एंड ये मेनली यूज होते हैं एज अ रेफरेंस मॉडल फॉर द टीचिंग। ओके, यानी टीचिंग के लिए ये रेफरेंस मॉडल के तौर पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेयर का मैपिंग भी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ इसके बारे में लिख देना है। और इसके अंदर बताया गया कि हर एक लेयर के पास स्पेसिफिक फंक्शन एंड सर्विसेज होते हैं। एग्जाम्पल्स प्रोटोकॉल्स के दिए गए, आप इनको देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों कह रहा है कि व्हाट इज आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग क्या है। एक्सप्लेन IPv4 एड्रेसिंग, सबनेटिंग, सबनेट मास्क एंड द CIDR विद द सुटेबल एग्जांपल, यानी हमें बताना है कि एड्रेसिंग क्या है, IPv4 एड्रेसिंग क्या है, सबनेटिंग क्या है, सबनेट मास्क क्या है, CIDR क्या है, एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमें इनको डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिए, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता चीजें आपको समझ में ना आए और मैं ऐसे तरीके से बोलता चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आईपी एड्रेसिंग कह रहा है कि इंटरनेट, दैट मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग इज अ मेथड यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन एन आईपी नेटवर्क, यानी एड्रेसिंग एक प्रकार का मेथड है जिनका यूज किया जाता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डिवाइसेस को आईपी नेटवर्क पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि IPv4 यूजेस 32 बिट एड्रेस, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो IPv4 है वो 32 बिट्स जो एड्रेस है उनको यूज करता है, जो रिटर्न होते हैं इन द डॉटेड डेसिमल नोटेशन, यानी डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखे होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एन आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नंबर नेटवर्क आईडी, सेकंड इज दैट होस्ट आईडी। तो यहाँ पे IPv4 का यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं, जैसे 192.168.1.10। ओके, तो ये आपका 8 बिट कैरी करता है, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, तो दो सब मिला के कितना हुआ, 32 बिट्स हो गए। तो ये चीजें हैं, पहला आपका आईपी एड्रेसिंग कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारा है IPv4 एड्रेसिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि IPv4 एड्रेस इज अ 32 बिट, यानी 4 बाइट एड्रेस, एंड इट इज रिटन इन अ डॉटेड डेसिमल नोटेशन, यानी ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखे होते हैं, 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर सेपरेट हुए हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 4 नंबर सेपरेट हुए हैं डॉट से, तो वही है। अगला कह रहा है कि ईच ऑक्टेट, यानी हर एक ऑक्टेट जो होगा 8 बिट्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके पास रेंज कहां से कहां तक का होगा, 0 से 255 तक होगा, ठीक है। अब टोटल IPv4 एड्रेस की बात करें तो 2 का पावर 32 होगा, जिसमें आप देख सकते हैं इतने नंबर्स होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया, जैसे ऑक्टेट फर्स्ट आपका 8 बिट का, ऑक्टेट 2 आपका 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का। ओके, अब यहाँ पे डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको लिखिएगा, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेंगी। अगला हमारा आता है सबनेट मास्क क्या होता है। कह रहा है कि सबनेट मास्क इज अ 32 बिट नंबर यूज्ड टू डिवाइड एन आईपी एड्रेस इनटू द नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, यानी जो आपका सबनेट मास्क है एक प्रकार का क्या है, वो 32 बिट नंबर है जिनका यूज होता है डिवाइड करने के लिए आईपी एड्रेस को एक नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड इट हैज वंस फॉर द नेटवर्क पार्ट एंड जीरोस फॉर द होस्ट पार्ट, यानी 1
का यूज नेटवर्क पार्ट के लिए और 0 का यूज होस्ट पार्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज टू डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस इज द नेटवर्क, यानी ये डिटरमाइन करता है कौन सा आपका आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस नेटवर्क का, और कौन सा जो आपका पार्ट है वो होस्ट का है वो बताने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, आईपी एड्रेस आपका दिया गया है, आप यही एग्जांपल ले लीजिए। तो यहाँ पे सबनेट मास्क आपका दिया गया है 255.255.255.0, ओके। सबनेट मास्क यहाँ पे दिया गया है, ये डेसिमल के फॉर्म में है, ये बाइनरी के फॉर्म में है, तो इसका बाइनरी कन्वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेटवर्क आईडी बताया गया, होस्ट आईडी बताया गया, तो आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से इसको लिखना है। क्योंकि देखिए आंसर जो भी लिखना है सटीक लिखना है, जिससे कि आपके कोई भी चीजें कम ना हो, ठीक है ना, नंबर आपका कोई भी एग्जामिनर काटे नहीं, तो ये चीजें देखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। अब मूव करते हैं हम अगले पार्ट पे, जो कि हमारा क्या है, सबनेटिंग है। सबनेटिंग देखिए, कह रहा है कि सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क इनटू द स्मॉलर सबनेटवर्क, यानी सबनेटिंग जो है एक प्रकार का प्रोसेस है जो डिवाइड करता है बड़े नेटवर्क्स को स्मॉलर सब नेटवर्क्स में। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट हेल्प्स इन एफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेस, रिड्यूसिंग द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक एंड इंप्रूविंग द नेटवर्क परफॉर्मेंस, यानी ये मदद करता है आईपी एड्रेस को यूज करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए जो भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होता है, और इंप्रूव करने के लिए नेटवर्क परफॉर्मेंस को इसका यूज किया जाता है, ठीक है। स्टेप की बात करें तो स्टेप दिया गया है, बोरो द बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी टू क्रिएट द सबनेट आईडी, यानी बिट्स आईडी को बोरो करना और वहां से क्रिएट करना सबनेट जो आपका आईडी है उसको। दूसरा है कैलकुलेट करना नंबर ऑफ सबनेट को और होस्ट को। एंड तीसरा हमें डिटरमाइन करना न्यू सबनेट मास्क को। एंड चौथा हमें फाइंड करना नेटवर्क को, ब्रॉडकास्ट को और होस्ट जो आपका रेंज है उसको, ठीक है। इसके एग्जांपल दिए गए, आप इस एग्जांपल को देखिएगा, यहाँ पे आपके इसको एग्जांपल को आपको ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे सबनेटिंग टेबल दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। बेनिफिट आपको बताया गया है, सबनेटिंग का बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट ये है कि ये एफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस को एफिशिएंटली यूज करने में काम करता है। दूसरा कि ये इंप्रूव करता है नेटवर्क के परफॉर्मेंस को, ये इनहेंस करता है सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट को, एंड ये रिड्यूस करता है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को, ठीक है। क्लियर है, चलिए। पांचवा हमारा आता है CIDR, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो ये एक प्रकार का मॉडर्न मेथड है आईपी एड्रेसिंग एंड राउटिंग का। एंड ये एलिमिनेट करता है जो आपका क्लासफुल एड्रेसिंग होता है, और ये यूज करते हैं वेरिएबल लेंथ को टू द सबनेट मास्क, ओके। एंड इसके अंदर कह रहा है कि इन CIDR एन आईपी एड्रेस इज रिटन विद अ प्रीफिक्स लेंथ, यानी ये जो आपका आईपी एड्रेस है वो प्रीफिक्स लेंथ के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, आईपी एड्रेस एंड प्रीफिक्स लेंथ। यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस और उसका जो प्रीफिक्स लेंथ है वो दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल, आप इन एग्जांपल को लिखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। समरी दिया गया है जिसमें आपको याद रखना है कि IPv4 जो आपका एड्रेसिंग है वो यूज करता है 32 बिट एड्रेस को। सबनेट मास्क आपको मदद करता है आइडेंटिफाइंग करने के लिए नेटवर्क एंड होस्ट जो आपके पार्ट्स हैं उनको। एंड सबनेटिंग जो है वो डिवाइड करता है नेटवर्क को इनटू द स्मॉलर सबनेट, ओके। एंड CIDR एक प्रकार का क्लासलेस एड्रेसिंग मेथड है जो यूज होता है प्रीफिक्स लेंथ के अंदर, ओके। यहाँ पे कुछ और की पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे इसका जो एड्रेस होता है वो 2 का पावर 32 होता है। इसका जो ऑक्टेट का रेंज होता है वो 200 से 0 से लेकर 255 होता है, और वंस जो होगा फॉर जीरोस के लिए होस्ट होगा, ठीक है। और सबनेटिंग जो बोरो करेगा बिट को फ्रॉम द होस्ट पार्ट, एंड जो CIDR है वो यूज करता है इस लेंथ के पैटर्न को, और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्लेन राउटिंग एल्गोरिथम्स, यानी राउटिंग एल्गोरिथम्स हमें बताने हैं। एंड इसी के अंदर एक और चीज कह रहा है कि डिस्कस द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड लिंक स्टेज राउटिंग, यानी वेक्टर राउटिंग क्या होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेज राउटिंग क्या होता है, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें लिखने हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन दिया गया है, कह रहा है कि राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू द इंटर नेटवर्क, ओके। मतलब क्या, नेटवर्क के द्वारा हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच पाते हैं, वही बेसिकली राउटिंग होता है, और ये पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। पाथ मतलब क्या, राउटिंग यानी पाथ को सेलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि राउटिंग एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू राउट्स टू फाइंड द बेस्ट पाथ, यानी जो राउटिंग एल्गोरिथम है हम उसका यूज बेस्ट पाथ को राउट करने के लिए करते हैं। और टू इंपॉर्टेंट यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिथम है, जिसमें आपका पहला डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, दूसरा आपका है लिंक स्टेट राउटिंग। क्लियर है, आपके सामने यहाँ पे इसका फिगर भी दिया है, आपको इसको फिगर को भी बनाने हैं। अब आता है हमारा डिस्टेंस, एक मिनट हम, ठीक है एक मिनट, पहले हम इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। ये एफिशिएंट होता है फॉर द पाथ सिलेक्शन, ये बेहतर यूटिलाइजेशन करता है नेटवर्क रिसोर्सेज का, ये मदद करता है लोड बैलेंसिंग में, एंड ये अडेप्टेबल होता है टू द नेटवर्क चेंजेस, ओके। डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम कैरी करता है, जिसके द्वारा
टाइम भी ज्यादा लगता है, मेमोरी भी ज्यादा लगता है, ठीक है। राउटिंग अपडेट कंज्यूम बैंडविड्थ, यानी जब जब राउटिंग अपडेट करेंगे चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, काफी ज्यादा कंज्यूम करेगा चीज, ठीक है। और कन्वर्जेंस टाइम में भी हाई इन द लार्ज नेटवर्क, ठीक है। चलिए अब हमारा आता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। कह रहा है कि इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ईच राउटर मेंटेन्स अ routing table that contains the distance to every destination and the next heap। ओके देखिए, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर हर एक जो राउटर है वो मेंटेन करता है एक राउटिंग टेबल को और कंटेन करता है डिस्टेंस यानी जो कॉस्ट होता है उसको, और हर एक डेस्टिनेशन नेक्स्ट हीप के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि राउटर्स शेयर देयर डिस्टेंस वेक्टर्स एंड ओनली विद देयर इमीडिएट नेबर्स एट द रेगुलर इंटरवल, यानी जो आपका राउटर है वो शेयर करता है डिस्टेंस वेक्टर को जो राउटिंग टेबल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, केवल कब, उनके इमीडिएट नेटवर्क के अकॉर्डिंग उस रेगुलर इंटरवल में, ठीक है। इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि जो राउटर हो है वो अपडेट करता है अपने टेबल्स को यूजिंग द बेलमैन फोर्ड इक्वेशन। अब बेलमैन फोर्ड इक्वेशन क्या होता है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे आपके सामने एक फिगर दिया गया है, इसका वर्किंग प्रोसेस भी दिया गया है। कह रहा है कि ईच राउटर नॉन्स द कॉस्ट टू इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, यानी हर एक जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उनके अकॉर्डिंग वो कॉस्ट को जानेगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे यहाँ देखिए ए से बी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका कॉस्ट कितना है 1 है, समझ रहे हैं आप लोग। ए से यहाँ पे कनेक्टिविटी है डायरेक्टली नहीं है, तो ये आप समझ सकते हैं चीजों को। दूसरा कह रहा है कि इट सेंड्स इस डिस्टेंस वेक्टर टू द ऑल नेबर्स, यानी ये सेंड करता है डिस्टेंस वेक्टर को सारे नेबर्स के अकॉर्डिंग, एंड ये रिसीव करता है डिस्टेंस वेक्टर को फ्रॉम द नेबर्स, यानी नेबर्स से ये डिस्टेंस को भी कैरी करता है, रिसीव करता है, एंड ये अपडेट करता है टेबल को और सेलेक्ट करता है मिनिमम कॉस्ट पाथ को, ठीक है। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे ए की बात करें वी इन में तो ये 0 है, बी की बात करें बी यहाँ पे 1 दिया गया है, फिर सी से बी आप देख सकते हैं, ए से बी जाएंगे बी से सी जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। फिर हम डी की बात करें तो ए से बी से डी जाएंगे, तो कॉस्ट भी यहाँ पे इसका दिया है, एडवांटेज भी दिया गया है और डिसएडवांटेज भी आपके सामने दिया गया है, ओके। दूसरा हमारा था लिंक स्टेज राउटिंग। तो लिंक स्टेज राउटिंग के अंदर हर एक राउटर जो है उसके पास एक कंप्लीट नॉलेज होता है नेटवर्क के टोपोलॉजी का, ठीक है। और हर एक राउटर जो है वो डिस्कवर करता है अपने नेटवर्क को और कॉस्ट टू रीच देम, और उनके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट होता है उन तक पहुंचने का काम करता है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट क्रिएट्स अ लिंक स्टेट पैकेट, यानी ये लिंक स्टेट पैकेट को क्रिएट करता है एंड फ्लूड करता है टू ऑल द अदर राउटर, ओके। तीसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि ऑल द राउटर हैव द सेम लिंक स्टेट डेटाबेस, यानी हर एक राउटर के पास सेम लिंक स्टेट डेटाबेस होता है, एंड ये यूज करता है डिजास्टर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम को, आपने सुना होगा, आपने एडा के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। और हर एक राउटर जो है वो कैलकुलेट करता है शॉर्टेस्ट पाथ को फॉर एवरी डेस्टिनेशन, यानी कम से कम मतलब दूरी में हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, ठीक है। वर्किंग आपका दिया है, वर्किंग प्रोसेस आप देख सकते हैं, जैसे ए बी और सी डी है, यानी एट द लास्ट पॉइंट हमें डी तक ही पहुंचना है। तो लिंक 1 की हम बात करें ए से बी कितना है 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। फिर क्या हमारा ए से सी, आप देखिए ए से सी क्या ए से सी कोई कनेक्टिविटी बन रही है, यहाँ देखिए ए से सी यहाँ पे 4 है, ये आपका सी है, यहाँ पे थोड़ा सा सी छूट गया है, यहाँ पे आप सी लिखिएगा। ए से सी कितना है 4 है, 4 हमने लिख दिया। फिर क्या है बी से सी, देखिए बी से सी कितना है 2 है, 2 लिख दिया। फिर हमारा क्या है सी से डी देखिए सी से डी कितना है 3 है, हमने 3 लिख दिया। बी से डी हमारा कितना है 6 है, हमने 6 लिख दिया। तो ये चीजें हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए गए हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया गया है, वेक्टर एंड जो आपका डिस्टेंस वेक्टर और लिंक राउटिंग है उनके बीच के एडवांटेजेस दिए गए हैं, सॉरी कंपैरिजन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आपका पैरामीटर है और यहाँ पे आपका डिस्टेंस वेक्टर और यहाँ पे आपका लिंक स्टेट राउटिंग। तो इन्फॉर्मेशन नॉन की बात करें तो ये नॉन करता है केवल डिस्टेंस को एंड डायरेक्शन टू द डेस्टिनेशन, यानी केवल डिस्टेंस को जानता है और जो डायरेक्शन होता है डेस्टिनेशन के उनको जानता है, और ये जानता है कंप्लीट नेटवर्क टोपोलॉजी को, ठीक है। ये शेयर्ड होता है विद द नेटवर्क ओनली, एंड ये शेयर होता है विद द फ्लूड टू इंटायर नेटवर्क। यहाँ पे आपका बेलमैन फोर्ड यूज होता है, यहाँ पे डिजास्टर शॉर्टेस्ट पाथ यूज होते हैं। इसका जो कन्वर्जेंस होता है स्लो होता है, इसका कन्वर्जेंस फास्ट होता है। लूप पॉसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लूप पॉसिबल है, यहाँ पे लूप पॉसिबल नहीं है। अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ये स्मॉल नेटवर्क कैरी करता है, ये लार्ज नेटवर्क, ओवरहेड इसका लो होता है, इसका हाई होता है, और यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक्सप्लेन द टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल, यानी टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है उनको एक्सप्लेन करना है और कंपेयर करना है टीसीपी एंड यूडीपी को विद द एग्जांपल विद द सुटेबल एप्लीकेशन, ठीक है।
तो टीसीपी मैंने बता ही दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रकार का कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, एंड ये प्रोवाइड करता है रिलायबल, ऑर्डर्ड एंड एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा को, एंड ये यूज करता है 3 वे हैंडशेक प्रोसेस को फॉर द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए ये 3 वे हैंडशेक प्रोसेस को यूज करता है, एंड ये यूज करता है सीक्वेंस नंबर्स को, एक्नॉलेजमेंट को, रीट्रांसमिशन को एंड फ्लो कंट्रोल को, एंड इट इज रिलायबल बाइट स्ट्रीम सर्विस। अगर हम इसकी बात करें, आप देख सकते हैं 3 वे आपके सामने प्रोसेस, आपके सामने फिगर के अकॉर्डिंग दिया गया, सेंडर एंड रिसीवर है। 3 तरीके से चीजें यहाँ पे हो रही हैं। इसके फीचर्स दिए गए, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये रिलायबल डेटा ट्रांसफर करता है, ये ऑर्डर डिलीवरी प्रोवाइड करता है, एरर कंट्रोल यहाँ पे हो पाता है, फ्लो कंट्रोल बेहतर, कॉग्निशन कंट्रोल, एंड ये यूज होता है काफी ज्यादा ओवरहेड को, एंड ये स्लो होता है एज कम्पेयर टू द यूडीपी। ओके, यूडीपी की बात करें, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, तो ये एक प्रकार का कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, एंड ये प्रोवाइड करता है बेहतर इफोर्ट को टू द डिलीवरी ऑफ डेटा, यानी डेटा के डिलीवरी के लिए ये एक बेहतर इफोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट डज नॉट यूज एनी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, यानी इसके लिए किसी भी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड इट डज नॉट गारंटी द डिलीवरी ऑर्डर और एरर रिकवरी, यानी इसके लिए कोई भी मतलब डिलीवरी के लिए मतलब गारंटी की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एंड इट इज अ मैसेज ओरिएंटेड सर्विस, और ये मैसेज ओरिएंटेड सर्विस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने ये चीजें दी गई है, फीचर दिया गया, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर, नो ऑर्डर गारंटी, नो एरर कंट्रोल, नो फ्लो कंट्रोल, लेस ओवरहेड, फास्टर देन टीसीपी एंड सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया टीसीपी एंड यूडीपी के बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरामीटर है, यहाँ पे टीसीपी है, यहाँ पे यूडीपी है। कनेक्शन की बात करें तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये कनेक्शन लेस होता है। रिलेबिलिटी की बात करें तो ये रिलेबल होता है, ये अनरिलेबल होता है। डेटा डिलीवरी की बात करें तो ये करंटली यहाँ पे डेटा डिलीवरी होती है, यहाँ पे बेहतरीन एफर्ट डिलीवरी होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिलीवरी की बात करें तो ये मेंटेन करता है ऑर्डर को, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर गारंटी नहीं होता। एरर कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता। फ्लो कंट्रोल यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है। कॉग्निशन कंट्रोल यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे होता है, क्योंकि 3 वे हैंडशेक प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे कोई भी कनेक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हेडर साइज की बात करें हम तो ये आपका 20 से 60 बाइट्स तक होता है, ये आपका एड बाइट होता है। स्पीड इसका स्लो होता है, इसका हाई होता है, या ओवरहेड ये आपका हाई होता है, ये लो होता है। कब यूज करेंगे? यूज केसेस जब आपका रिलेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो तब, जब आपका स्पीड इंपॉर्टेंट हो तब। क्लियर है? कहाँ कहाँ यूज होता है भाई टीसीपी? तो टीसीपी आपका जो है फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है, एसएफटीपी के लिए यूज होता है, वेब ब्राउजिंग के लिए जिसमें आपका एचटीटीपी एचटीटीपीएस के लिए, ईमेल के लिए जैसे एसएनटीपी पीओपी3 आईएमएपी, रिमोट लॉगिंग के लिए जैसे टेलनेट एसएसएच, डेटाबेस एक्सेस के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे बैंकिंग ई कॉमर्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। यूडीपी का यूज आपका रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे वॉइस एंड वीडियो के लिए, स्ट्रीमिंग वीडियो जैसे लाइक लाइव वीडियो यूट्यूब लाइव, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, डीएनएस डोमेन नेम सर्विस के लिए, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के लिए, वीओआईपी के लिए, वॉइस ओवर आईपी के लिए हम इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर पता होना चाहिए, जैसे एचटीटीपी की बात करें तो यहाँ पे प्रोटोकॉल टीसीपी और पोर्ट नंबर 80 यूज होता है। एचटीटीपीएस टीसीपी पोर्ट नंबर 443, एफटीपी आपका टीसीपी 21, एसएमटीपी टीसीपी 25, डीएनएस यूडीपी 53, डीएससीपी आपका यूडीपी एंड 67 टू 68, एंड ये आपका 69, ये आपका 161, ये आपका 5060। और यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ओके, नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन द कंजेशन कंट्रोल इन टीसीपी, यानी कंजेशन कंट्रोल क्या होते हैं टीसीपी के अंदर, एंड डिस्कस करना है स्लो स्टार्ट एंड कंजेशन अवॉइडेंस एंड द फास्ट रिटायरमेंट एंड द फास्ट रिकवरी, इन सारी चीजों को डिफाइन करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। कह रहा है कि कंजेशन अकर्स व्हेन द नेटवर्क इज ओवरहेड विद द पैकेट काउजिंग पैकेट लॉस, हाई डिले एंड लो थ्रूपुट, यानी जो आपका कंजेशन है वो कब अकर होता है? जब नेटवर्क काफी ज्यादा ओवरलोड ले लेता है, यानी काफी ज्यादा नेटवर्क पे ओवरलोड आ जाता है, तो वहां पे जो आपका पैकेट्स और जो आपके जो पैकेट लॉस होते हैं, जो यहाँ पे हाई डिले होता है, यानी डिले काफी ज्यादा चीजें डिले होने लगती हैं, और यहाँ पे जो थ्रूपुट है वो भी आपका लो मिलने लगता है। तो टीसीपी जो यूज करता है कॉग्निशन कंट्रोल मैकेनिज्म को टू अवॉइड द कंजेशन एंड अचीव द एफिशिएंट ट्रांसमिशन, यानी एफिशिएंट ट्रांसमिशन को अचीव करने के लिए ये क्या यूज करता है? ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करता है। इसका गोल ये होता है कि ये अवॉइड करता है जो भी आपके कंजेशन इन है बिफोर इट हैपन, उनको ये डिटेक्ट करता है कॉग्निशन को एंड रिड्यूस करता है सेंडिंग रेट को, ये मैक्सिमाइज करता है थ्रूपुट को, ये इंश्योर करता है जो आपके फेयरनेस होते हैं टू ऑल द कनेक्शन उनके लिए। ओके,
यहाँ पे आपका एक डायग्राम दिया गया है, आप इस ग्राफ को जरूर यहाँ पे ऐड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक भी नंबर ना काटे जाए तो ग्राफ को ऐड करना जरूरी है। यहाँ पे की पॉइंट दिया गया है, ये आपका जो है CWN जो आपका है वो आपका कॉग्निशन विंडो होता है। ये आपका स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड होता है। जब लॉस ऑकर होगा तो ये आपका जो आपका एसएस थ्रेश जो है वो अपॉन 2 होगा। ओके, और यहाँ पे AIMD प्रिंसिपल की बात करें तो एडिटिव इंटरफेस मल्टीप्लिकेटिव जो आपका डिक्रीज है वो होता है। ठीक है, और स्लो स्टार्ट की हम बात करें तो स्लो स्टार्ट में दिया गया है कि यूज एट द बिगिनिंग ऑफ अ कनेक्शन, यानी कनेक्शन के स्टार्टिंग में यूज होता है। और यहाँ पे ये स्टार्ट होता है विद द 1 MSS। ओके, जो कि आपका मैक्सिमम सिग्निफिकेंट साइज होता है। ठीक है, और हर एक जो आपका पैकेट होता है वो ACK यानी एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा, और ये किसके इक्वल होगा, CWND प्लस 1 MSS के इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, आप इनको लिखिएगा। दूसरा हमारा है कंजेशन अवॉइडेंस, तो यहाँ पे कब होता है, जब ये रीच करता है इसके अकॉर्डिंग तो TCP जो है वो इंटर करता है कंजेशन अवॉइडेंस फेज में, और इस फेज के अंदर जो आपका ये है वो इंक्रीज करता है लिनियरली। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि फॉर END एंड RTT ये जो आपका है वो CNW में +1 ऐड करेगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। फास्ट जो रीड ट्रांसमिट है वो भी दिया गया है, इसका भी फिगर दिया गया है, एंड फास्ट रिकवरी है इसका भी फिगर दिया गया है। समरी फ्लो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्लो स्टार्ट है उसके बाद जो आपके कंजेशन अवॉइडेंस है वहां पे जाएगा, फिर फास्ट रीड ट्रांसमिट के पास, और फिर फास्ट रिकवरी के पास, एंड फिर आपका कॉग्निशन अवॉइडेंस के पास जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्सप्लेन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डिस्कस द फायरवॉल, क्रिप्टोग्राफी, SSL, TLS एंड डिजिटल सिग्नेचर एंड VPN। यानी इन सारी चीजों का एक्सप्लेन करना है, तो बारी बारी से हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, कह रहा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी रिफर्स टू द सेट ऑफ रूल, पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेज ओवर नेटवर्क। यानी ये जो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी है वो सेट ऑफ रूल होता है, पॉलिसी होता है, टेक्नोलॉजी होता है, जो प्रैक्टिस करता है डिजाइन करने के लिए, जो भी आपके जो कॉन्फिडेंशियलिटीज होते हैं, जो इंटीग्रिटी होती है उनके अकॉर्डिंग ये नेटवर्क के ओवरहेड में काम करता है। ठीक है, यानी सिक्योरिटी मतलब क्या, चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम। ठीक है, यहाँ पे गोल क्या होता है, यहाँ पे CIA ट्रायल यूज होता है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, जो डेटा एक्सेस होगा ओनली बाय द ऑथराइज्ड यूजर, यानी जो जिसके पास डेटा का ऑथराइजेशन होगा वही डेटा को एक्सेस करेगा। इंटीग्रिटी यानी डेटा इज एक्यूरेट एंड नॉट अल्टर्ड, यानी डेटा एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी की बात करें तो डेटा एंड सर्विसेज आर अवेलेबल व्हेन नीडेड, यानी जब डेटा की जरूरत है तब वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस देख सकते हैं, आपके सामने चीजें दी गई हैं। ठीक है, आपके सामने फिगर के अकॉर्डिंग बताया गया है। फायरवॉल्स क्या होते हैं, तो फायरवॉल एक प्रकार का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है जो आपके इंक्रीजिंग एंड आउटगोइंग जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक होता है उनके बेस्ड पे प्री डिफाइंड सिक्योरिटी नेटवर्क में काम करता है। जैसे इंटरनेट आपका दिया है, बीच में आपका एक फायरवॉल यानी दीवार खड़ा है, और यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क है, समझ सकते हैं आप लोग। तो ये चीजें हैं, ये कंट्रोल करता है एक्सेस को बिटवीन द ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क। यानी मान लीजिए कोई नेटवर्क ट्रस्टेड है, कोई नेटवर्क ट्रस्टेड नहीं है, तो उनके बीच में ये क्या करता है, ये उन चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे फिल्टर करता है ये पैकेट को जो बेस्ड होते हैं रूल पे, एंड ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, एंड ये लॉक्स करता है और मॉनिटर करता है नेटवर्क के एक्टिविटी को। ठीक है, टाइप ऑफ फायरवॉल की बात करें तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है, जो फिल्टर करता है पैकेट को जो बेस्ड होते हैं हेडर इन्फॉर्मेशन पे। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल होता है जो मॉनिटर करता है एक्टिव कनेक्शन को और उनके स्टेट को। एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल होता है जो क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है कंटेंट को ऑफ द एप्लीकेशन डेटा। एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है वो कंबाइन करता है फायरवॉल को, IDS को, IPS को एंड एंटीवायरसेस को। ओके, अगला हमारा आता है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी एक प्रकार का प्रैक्टिस है टू इंश्योर द डेटा बाय कन्वर्जिंग इट इनटू एन अनरिलायबल फॉर्मेट यूजिंग द एल्गोरिथम एंड कीज, यानी एल्गोरिथम एंड कीज के अकॉर्डिंग चीजों को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे प्लेन टेक्स्ट है, हमने यहाँ पे इंक्रिप्शन अप्लाई कर दिया, यानी हमने एल्गोरिथम अप्लाई किया और प्लस की हमने लगा दिया, तो यहाँ पे ये जो आपका टेक्स्ट है वो कुछ इस फॉर्मेट में आपको जो एक्सेस करना चाहेगा, मान लीजिए कोई एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको इस फॉर्मेट में वो चीजें देखने को मिलेंगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे डिक्रिप्शन होगा, और यहाँ पे जैसे ही हम की और एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे एल्गोरिथम को, तो हमें प्लेन टेक्स्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं। टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो सिस्टमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होता है, जैसे कि आपका AES DES होता है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होता है जैसे कि पब्लिक एंड प्राइवेट, जैसे RSA ECC
ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपीटेशन। ओके, अब यहाँ पे आपका एसएसएल यानी सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है। तो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जो प्रोवाइड करता है सिक्योर कनेक्शन को ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, एंड ये वाइडली यूज होते हैं सिक्योर करने के लिए वेब ब्राउजिंग को, ठीक है, एचटीटीपीएस के। तो यहाँ पे आपके सामने फिगर दिया गया है, फीचर्स इसके दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का जो एसएसएल होता है वो ओल्डर वर्जन है, और टीएलएस जो है वो एक इम्प्रूव्ड वर्जन है इसका, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का मैथमेटिकल टेक्निक है जो यूज होता है वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिसिटी को, यानी जो भी ऑथेंटिकेशन होता है उसको वेरीफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड इंटीग्रिटी एंड नॉन रिपीटेशन ऑफ डिजिटल डेटा। एंड यहाँ पे कह रहा है कि हाउ डिजिटल सिग्नेचर वर्क, कैसे काम करता है। जैसे देखिए सेंडर है, मैसेज है, यहाँ पे हैज यूज हुआ, यहाँ पे हैज वैल्यू यूज हुआ, यहाँ पे इनक्रिप्ट विद द सेंडर प्राइवेट की यहाँ पे अप्लाई हुआ, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे लाया गया। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर प्लस मैसेज आएगा रिसीवर के पास, यहाँ पे चाबी से चीजें खोली जाएंगी, समझ रहे हैं आप लोग, ताला हम लोग खोलते हैं ना, वही है। यहाँ पे हैज वैल्यू, फिर हैज वैल्यू से फंक्शन, फिर हमें जो मैसेज है वो मिलेगा। तो इतने स्टेप से किसी अटैकर को होकर गुजरना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, नॉन रिपीटेशन। ऑथेंटिकेशन ये प्रूव करता है आइडेंटिटी को सेंडर के, यानी सेंडर वही है कि नहीं है। इंटीग्रिटी ये डिटेक्ट करता है किसी भी चेंजेस को इन द मैसेज। एंड नॉन रिपीटेशन की बात करें तो सेंडर कैन नॉट डिने द मैसेज, यानी ये जो मैसेज है मैसेज को डिने नहीं कर सकता। वीपीएन की बात करें तो वीपीएन आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो क्रिएट करता है सिक्योर एंड इंक्रिप्टेड टनल को ओवर द पब्लिक नेटवर्क एंड टू कनेक्ट द रिमोट यूजर टू द प्राइवेट नेटवर्क। ओके, यहाँ पे आपके सामने इसका फिगर दिया गया है, फीचर दिए गए हैं। ये प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को यूजिंग द इंक्रिप्शन, एंड ये इंश्योर करता है इंटीग्रिटी ऑफ डेटा को, ऑथेंटिकेशन यूजर को, यानी ऑथेंटिकेट करता है यूजर को, एंड ये अलाउ करता है सिक्योर एंड रिमोट एक्सेस को, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ लेवल्स क्लाइंट्स को। टाइप की बात करें तो रिमोट एक्सेस वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन, इंटरनेट वीपीएन, एक्सट्रानेट वीपीएन, ठीक है। और यहाँ पे समरी टेबल भी दिया गया और कुछ की पॉइंट्स भी दिए गए हैं जिनको आपको देख लेना है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमारा है एक्सप्लेन द डोमेन नेम सिस्टम, यानी डीएनएस क्या है, जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, पीओपी3 एंड डीएससीपी, एंड मॉनिटर करना है उनके फंक्शन को और एप्लीकेशन को, ठीक है। तो डोमेन नेम सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, तो ये एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्किकल नेमिंग सिस्टम है जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस में, यानी जो ह्यूमन समझ पाता है चीजों को। तो ह्यूमन तो अपने समझने के लिए लिखेगा, लेकिन जो आईपी है उसमें तो कन्वर्ट करना है, तो ये बेसिकली उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है, जैसे कि आपके सामने दिया गया है। फंक्शन की बात करें तो नेम रिजोल्यूशन, यानी डोमेन नेम आईपी एड्रेस, रिड्यूस करना है नीड टू रिमेंबर आईपी एड्रेस, एंड ऑर्गेनाइज करना डोमेन नेम को इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। वर्किंग की बात करें, वर्किंग आपके सामने दिया गया, आप देखिए जैसे क्यूरी 1 तो यहाँ से चीजें गई, तो यहाँ पे क्यूरी 2 में गई रिसेट डीएनएस सर्वर, देन आपका फिर से आपका स्टेप 3 यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे चीजें आई, फिर यहाँ स्टेप 4, 6, तो इस तरीके से चीजें अप्लाई होती रहती हैं और इस तरीके से हमें चीजें मिलती हैं। और एप्लीकेशन की बात करें तो वेब ब्राउजिंग के अंदर ईमेल के अंदर फाइल ट्रांसफर के लिए एंड अदर इंटरनेट सर्विसेज के लिए डोमेन नेम सिस्टम का हम यूज करते हैं। मान लीजिए कोई भी वेबसाइट हम यूज करते हैं तो उस वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है ना, वही है, वही समझिए। HTTP की बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो यूज होता है ट्रांसफर करने के लिए वेब पेजेस को एंड रिसोर्सेज को, जो क्या करता है वर्ल्ड वाइड वेब काम करता है, ये फॉलो करता है एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल को, ठीक है। फंक्शंस की बात करें, ट्रांसफर करना वेब पेजेस को जैसे HTML इमेजेस वीडियोस। स्टेटलेस प्रोटोकॉल की बात करें, हर एक रिक्वेस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, ये वर्क करेगा टॉप ऑफ टीसीपी, और यहाँ पे इसके सामने वर्किंग दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये वेब ब्राउजिंग के लिए, रिसेट एपीआई के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के यूज होते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं मेनली, तो ये वही दिया गया है, ये आपका टीसीपी आईपी नेटवर्क पर आधारित होता है। फंक्शन इसके दिए गए हैं, यानी अपलोड करना है वेबसाइट को, शेयर करना है फाइल को, बैकअप के लिए, फाइल मैनेजमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करें तो ये आपका एक यूज होता है सेंड करने के लिए ईमेल को फ्रॉम द सेंडर मेल टू रिसीवर मेल सर्वर, यानी सेंडर से रिसीवर मेल सर्वर पे चीजों को पहुंचाना, और ये ट्रांसफर करता है ईमेल मैसेजेस को, ये वर्क करता है टू स्टोर एंड फॉर्मेट द मॉडल, एंड ये यूज करता है टीसीपी यानी पोर्ट 25 आप देख सकते हैं यहाँ पे। POP3 की बात करें तो ये आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, तो ये एक प्रकार का यूज होता है, वो यूज होता है किसके द्वारा, बाय द मेल क्लाइंट, यानी मेल क्लाइंट के द्वारा टू रिट्रीव द ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर, यानी मेल सर्वर से ईमेल को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये डाउनलोड करता है ईमेल को फ्रॉम द रिसीवर टू द क्लाइंट, यानी डाउनलोड करना ईमेल को रिसीवर क्लाइंट से, एंड ये यूजुअली रिमूव करता है ईमेल को फ्रॉम द सर्वर आफ्टर डिमांड,
एंड ये यूज करता है टीसीपी पोर्ट नंबर को। और यहाँ पे इसका एक वर्किंग प्रोसेस भी दिया गया है, एप्लीकेशन बताया गया है, ईमेल रिट्रीवल इन ऑफिस मोड, एंड ये यूज करना इन द थंडरबर्ड एंड आउटलुक मोबाइल ऐप। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो ये यूज होता है ऑटोमेटिकली असाइन करने के लिए आईपी एड्रेस को एंड अनदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स को टू डिवाइस इन ए नेटवर्क। फंक्शन भी दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। समरी टेबल दिया गया है कि एट द लास्ट पॉइंट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, की पॉइंट दिए गए हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई परेशानी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप दिखाइए ताकि जल्दी हम लोग अगले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजें प्रोवाइड करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।